हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए और उन लोगों के लिए रामबाण हो सकता है जो हाल फिलहाल एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं दृष्टि के क्विक रिवीजन बुक भारत एवं विश्व का भूगोल। इस बुक में हर एक चैप्टर के बाद कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। उन प्रश्नों को एक जगह करके लाए हैं। इस वीडियो में भारत के भूगोल के प्रश्न को देखेंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 होगा और पूरे इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। आप इसे पूरा देखें और रिवीजन करें बेस्ट क्वेश्चन से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में बताए, यानी बढ़ते क्रम में बताए। और इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसका लगता है? तो बांग्लादेश का। तो सबसे लास्ट में तो यही होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। उससे ज़्यादा पाकिस्तान का, उससे ज़्यादा चीन का और उससे ज़्यादा बांग्लादेश का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? कौन सा शहर है जो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि यदि आप कोहिमा से कोट्यम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है कोहिमा से कोट्यम के? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और झारखंड से, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या है कितनी है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। तटीय राज्य कितना है भारत में? तो 9। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। जो निम्नलिखित राज्य है उसके भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले इसे रखते हैं राजस्थान को, उसके बाद महाराष्ट्र को, उसके बाद कर्नाटक को, उसके बाद तमिलनाडु को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। कौन सा सीमा रेखा एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा रेखा है। कैसा रेखा है? तो अध्यारोपित। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा रेखा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? मतलब अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक में जो कौन है जो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करनाल और रोहतक। आंसर बी हो जाएगा, करनाल और रोहतक है जो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न फिर आता है कर्क रेखा से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती इनमें से किस राज्य का? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब का भाग। जबकि उत्तर प्रदेश का कुछ भाग जो है नोएडा वो सम्मिलित है, हरियाणा का भाग भी है और राजस्थान का भी कुछ भाग सम्मिलित है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत के निम्नांकित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगला है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मतलब 7 सिस्टर में इनमें से कौन सा राज्य है जो नहीं आते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ये तीनों 7 सिस्टर में आते हैं।
नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। प्रश्न यह है कि समुद्री तट सबसे अधिक लंबा किस राज्य का है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात का। गुजरात का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है भारत राज्य में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, जबकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं में लगा हुआ है। जो असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं में लगा हुआ है। दूसरा कथन है कि पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं में लगा हुआ है। और जो तीसरा कथन है, मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं में लगा हुआ है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों कथन है सही है, क्योंकि असम भी भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है, पश्चिम बंगाल भी भूटान नेपाल से, और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। उत्तर को चयन हेतु अधोलिखित कूट को उपयोग कीजिए। तब भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, यह है। दूसरा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। और चौथा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है, ये सही है। और 82 डिग्री 30 मिनट वाला भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 एवं 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राजस्थान भी है और छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती वाला राज्य है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 राज्यों एवं केंद्र शासित से घिरा हुआ है असम। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम, बिहार। कौन हो जाएगा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य सिक्किम, बिहार। नेक्स्ट देखते हैं अगले चैप्टर का पहला प्रश्न से कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना चट्टान। भारत के नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना है। अगला है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेटेशियस युग में। भारत के जो दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ क्रेटेशियस युग में। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है लघु हिमालय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा किया गया है। ये कथन जो है वो गलत है। बाकी भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था किस काल में, यानी किस युग में। और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जुरैसिक युग में शुरू हुआ है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम। अगला है, निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर को सरका है। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड किधर सरका है, तो उत्तर की ओर सरका है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है कि इसमें से कौन सा
सही है। तो देखना, एक तरफ दक्कन ट्रैप है और वो किस काल का है, ये इसके बारे में वर्णन है। तो देखते हैं, जो दक्कन ट्रैप है वो है क्रिटेशियस आदि नूतन काल का, जो पश्चिम घाट है वो उत्तर नूतन काल का है, जो अरावली है वो है प्री कैम्ब्रियन काल का, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है वो है अत्यंत नूतन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 1, 2, 5। अगला देखते हैं कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस काल में, शिवालिक श्रेणी का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेनोजोइक काल में। जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक काल में। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, और उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट देखते हैं अगले चैप्टर का पहले प्रश्न से, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कौन सा शिखर कौन सा पर्वत में है। इसका जो आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित करना है। तो देखना है कि जो नंदा देवी है वो कुमाई हिमालय में है, यही सही है। बाकी नामचा बरवा और नोकरेक ये दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए कि भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कौन से राज्य के सबसे ऊंची चोटी है। तो तमिलनाडु के सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा चोटी है, और राजस्थान का सबसे गुरु शिखर चोटी है, नागालैंड के सारामाती चोटी है, और मध्य प्रदेश के जो है वो धूपगढ़ चोटी है। तमिलनाडु के कौन, डोडा बेटा चोटी, राजस्थान के गुरु शिखर, नागालैंड के सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश के धूपगढ़ चोटी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डोडा बेटा चोटी स्थित है, डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है, किस पहाड़ी में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है डोडा बेटा। अगला प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, और यह स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला है, कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कौन सा, कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अटल टनल जो 9.02 किलोमीटर लंबा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल। जो अटल टनल है वो किस पर्वत श्रेणी के पार करती है, तो पूर्वी पीर पंजाल के। अगला है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूरब उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, पश्चिम से पूरब। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंडवानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। अगला प्रश्न है कि हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है, करेबा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन कौन सा है कि बैरनदीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है, बैरनदीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूरब में स्थित है। और तीसरा कथन है कि पिछली बार बैरनदीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक कि बैरनदीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, मेघालय पठार का। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ, क्योंकि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो है गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी के कारण। तो भुवन पहाड़ी मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, ऊंचाई में स्थित है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमात्रा में। ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है, तो सुमात्रा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी केवल 3, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यही सिर्फ स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, एक तरफ पहाड़ी है और एक तरफ राज्य है। आइए देखते हैं, मिलाकर देखते हैं कि कौन सा सही है। तो देखते हैं, गारो है जो मेघालय में है, ये बिल्कुल सही है। टिहरी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लई मलाई जो है वो है तमिलनाडु में, और डालमा है जो झारखंड में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं कि भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो नाथुला मेघालय में है, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि प्रश्न नहीं के बारे में पूछ रहा है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में ये सुमेलित है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। जो जिला जम्मू एवं कश्मीर में है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्सेट द्वीप। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सल्सेट द्वीप। सल्सेट द्वीप पे ही मुंबई प्रदेश बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग घाटी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए जोजिला। किससे लेह जाने का रास्ता है, तो जोजिला दर्रे से होकर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ पर्वतीय दर्रा है और एक तरफ राज्य है, और इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित है। आइए सुमेलित करते हैं। माना जो है वो उत्तराखंड में है, और जो नाथुला है वो सिक्किम में है, जो जोजिला है वो जम्मू एवं कश्मीर में है, और जो किला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना चट्टान प्रणाली है जो भारत का नवीनतम चट्टान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा दर्रे किस राज्य में स्थित है, और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सिपकिला है वो जम्मू कश्मीर में है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है। जबकि माना और नीति उत्तराखंड में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, जलेपला सिक्किम में है, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियाँ को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में सजाना है, पश्चिम से पूरब, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है सबसे 1 2 3 4 महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर पठार, उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा का डेल्टा एवं केप कॉमरिन के मध्य स्थित है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है, तो कार्डम पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में फैला हुआ, और इसमें से सही को सुमेलित करना है। इसमें जो सही है वो है महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, ये बिल्कुल सही है, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है, ये भी सही है। जबकि कार्डम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पे ये गलत है, कैमूर पहाड़ियाँ कोकन तट पे है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार। अगला है, निम्नलिखित में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा बी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी। उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्डा,
घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये चारों सही आंसर है। क्योंकि कौन से हिमालय के तरुण बलित पर्वत नवीन मुर्दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो ये चारों है। गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेन्नार नदी से निर्मित है दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी से मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी। सतलज नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, जबकि चेनाब, रावी, झेलम भी सिंधु में जाकर मिल जाती है लेकिन सीधे नहीं मिलती है। अगला है भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, लवन झील के नाम है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू लवन झील के नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, बंसधारा, ये कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 एवं 4, जो नागावली और कौन है, बंसधारा है जो पूर्वी घाट से निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोंक नदी, जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, जोंक नदी। जबकि पुनपुन, जलांगी और अजय ये तीनों गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अभी कथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए में क्या है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और कारण है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है, इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो ये तो सही है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये भी सही है। और ये कारण भी सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सत्य है। रीजन ए का सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि इसी अपहरण के कारण ही तीस्ता नदी अब वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांभर झील। खारे पानी का सबसे बड़ी झील है भारतवर्ष में सांभर झील। निम्नलिखित में भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। अगर पूछता है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का झील, अब भारतवर्ष के सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो सांभर झील हो जाएगा। दोनों प्रश्न कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने वाला देखते हैं। एक तरफ नदी है और एक तरफ सहायक नदी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आइए मिलाते हैं। क्या हो जाएगा कि जो गोदावरी है वो उसकी सहायक नदी पेनगंगा है, महानदी की सहायक है जो शिवनाथ है, और जो दामोदर के है वो है बराकर नदी, और जो कावेरी के है वो है भवानी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा, रावी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आंसर बी, सतलज। एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है सतलज। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना कि एक तरफ झील है और वो किस राज्य में स्थित है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बड़खल झील हरियाणा में स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, काली बेली झील तमिलनाडु में स्थित है। ये तीनों चारों स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले चंबल, सींध, बेतवा, केन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 1 और 2। अगला है बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है बेतवा नदी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, विंध्यन पहाड़ी से
होकर निकलती है बेतवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हिमनद है और एक तरफ नदी है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कि बंदरपूछ यमुना का ये सही है, और बारासिगरी चेनाब ये भी सही है, सियाचिन नुब्रा ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये सही सुमेलित है, बाकी 3 और 5 गलत है। नेक्स्ट है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि रेविनेस के लिए विख्यात है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल नदी। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भालकुंड। कपिला धारा, दुग्धधारा और भेड़ा घाट ये तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबकि भालकुंड नर्मदा नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडाई कनाल तमिलनाडु का। ये जो झील है वो कृत्रिम झील है, जबकि नैनीताल, रेणुका और कोल्लेरू ये सभी प्राकृतिक झील है। अगला देखते हैं कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस नदी के संदर्भ में? तीस्ता नदी के संदर्भ में। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन वह सिक्किम से होकर गुजरती है, ये गलत है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, ये गलत है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 सही। नेक्स्ट है, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित 1 और निम्नलिखित 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ जलप्रपात है और वो किस नदी पर है ये देखना है। तो आइए देखते हैं, जो दूध सागर जलप्रपात है वो है मांडवी नदी पर, और डुडुमा जो है वो है मचकुंड नदी पर, और गोकाक जो है वो है घाटप्रभा नदी पर, और जोग जो है वो शरावती नदी पे है। यानी 4, 2, 1, 3 आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी में 5वां चॉइस भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग में। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा को। किससे हाल ही में किनको जोड़ने का कार्य किया? कौन से 2 नदियों को? तो गोदावरी और कृष्णा को। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है? दिबांग, कमेंग और लोहित में बताना है कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो ये तीनों ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मा नदी से जाना जाता है गंगा नदी, जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगला है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात स्थित है भेड़ा घाट में। नेक्स्ट देखते हैं अगले चैप्टर के पहले प्रश्न से कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन सा जो कारण है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय मानसून के पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये देखना है। तो ये कथन देखना है कि आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विकसित होती है। दूसरा है, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सही है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
चेन्नई में होती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेह। सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो लेह। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी भाषा का। मानसून शब्द अरबी भाषा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, और दूसरा जो कथन है वह है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। कौन सही है, ये दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कैसी होती है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनकी ऊंचाई से भिन्नता का है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, लेकिन ऊंचाई के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी मानसून। जो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिस कारण से होता है वह है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, शीतकालीन में तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होता है, तो उधर ही आगमन होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में चेरापूंजी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय राज्य में। चेरापूंजी और मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है, और मेघालय राज्य में ही 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंता, उसी के कारण यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं कथन 1 और कारण कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, और कारण है भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला से पड़ता है, और इसका जो सही आंसर होगा, ये दोनों तो सही है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवात ज़्यादा आती है, अधिक प्रभावित है, और ये भी सही है कि भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं को मेखला में पड़ता है, लेकिन ये कारण कथन का एग्जैक्टली है वो सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु रीजन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश होती है, तो अभी बताएं कि यह होती है बारिश तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, आम्र वर्षा मैंगो शोअर संबंधित है, किससे संबंधित, ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आम की फसल से है। आम्र वर्षा आम की फसल से है, जो केरल राज्य में होती है ज़्यादा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, दूसरा कारण है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही है, और ये व्याख्या भी है पहले कथन का कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा सही है। एक तरफ जलवायु परिस्थितियां हैं, एक तरफ कारण है। तो आइए देखते हैं, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो ये हो जाएगा अक्षांशों के कारण। हिमालय में हिमपात होता है, किसके कारण, तुंगता के कारण। पश्चिम बंगाल में से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, और इसका कारण है समुद्र से दूरी का। सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, और उसका ये कारण है पश्चिमी दाब के कारण। जो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक गर्म है वो अक्षांश के अंतर के कारण, और पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते थे वर्षा कम काहे होती है, तो समुद्र से दूरी के कारण। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, कैसे इंगित होता है, तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। और इसका जो सही आंसर है, ये तीनों कारण है मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये फिर से कथन और कारण है, उसे देखते हैं। कथन है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। और कारण है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी आर करता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। उसके पहले प्रश्न है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षयन से हुई है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, बिद्री यानी फिशर ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयन से। नेक्स्ट है कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का उच्च अंश इसकी जलधारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्तिका, गाद और बालू। बालू में सबसे कम और मृत्तिका में ज़्यादा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मृत्तिका का और सबसे कम बालू का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। काली मृदाएं लौह एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। लेटेराइट मृदाएं लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ 2 और 3 सही। और ये पहला जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्तिका का। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। किस चीज़ की कमी रहती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोड़ा लोबिया में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किनसे संबंधित है। और इसका आंसर हो जाएगा वो केवल 2, वनो उन्मूलन से। वेदिका कृषि, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये दोनों सही नहीं है। वनो उन्मूलन के से भारत में मृदा अपक्षय का समस्या है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ से लिए होता है, तो उपरोक्त में से ये कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। और इसका आंसर हो जाएगा कि वे साधारण लाल रंग की होती है, ये बिल्कुल सही है। और वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होता है, ये सही नहीं है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये गलत है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। अगला है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए कि भारत में मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधियाँ उपयुक्त मानी गई है। तो जो मानी गई है वो सस्यावर्तन माने फसलों के हेरफेर का, ये बिल्कुल सही है। बालू की बाड़ लगाकर, ये गलत है। वेदिका निर्माण यानी टेरेसिंग करके, ये भी सही है। वायुरोध बनाकर, ये भी सही। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। इसके प्रमुख कारण है वो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। अगला है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र को उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है।
कारण है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटराइट प्रकार की है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सही है और ये गलत है, ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र में की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। नेक्स्ट प्रश्न फिर से कथन और कारण है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है और इसका कारण है उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माने असर्शन सही है और रीजन गलत है। यानी काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता। जो भारतीय मिट्टी है उसमें जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वो है जस्ता। अगला फिर से है कथन एवं कारण। हिमालय की मिट्टिया में ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये गलत है और हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आद्रमुवी झील है और कहाँ स्थित है ये है, और इसमें बताना कि युग्मों में से कितने सही सुमेलित है। इसमें से जो 2 है वो सही सुमेलित है, केवल 2 युग्म है जो सही सुमेलित है, बाकी 2 गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, ये सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी में, ये गलत है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांद्रा में, ये भी सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, ये भी सही है। अगला है भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, सागौन के, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। अगला है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा सही आरोही क्रम है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखना है सबसे कम महाराष्ट्र, उसके बाद जो है वो मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2018 में जारी भारत के वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये 2018 का रिपोर्ट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट हिमालय। कौन सा जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है, तो ग्रेट हिमालय। अगला है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होती है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वन में। अगला है 2 सूची को सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा सही है, सुमेलित होता है। तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाया जाता है, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और पतझड़ वन जो पाया जाता है वो राजस्थान में। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में ये सही नहीं है। जबकि साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है, ये सही है। कैजुरीना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, ये भी सही है। और देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। कच्छ कहाँ पर संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं और आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप की प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीशम को और ब्रुंस को। चंदन को आप नहीं देख सकते, लेकिन शीशम और ब्रुंस को। नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जलाशय है और एक तरफ राज्य है, और देखना उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित
नहीं है वो देखना है कि इनमें से कौन सा सही युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है वो 3 युग्म ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 युग्म सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा जो बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पे सुमेलित नहीं है, जबकि हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, चचाई प्रपात बीहड़ नदी पे और धुआंधार प्रपात तो सब जानते हैं नर्मदा नदी पे है। अगला प्रश्न है कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। कृषि में फर्टिगेशन का क्या लाभ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सिंचाई जल की क्षारीयता को नियंत्रण संभव करता है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेट उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, ये गलत है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, ये सही है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है और ये संबंधित किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना बेसिन से, चंबल नहर सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। अगला है अलियारा, इसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है, तो इसकी सब में समानता क्या है, तो जल भंडारण के। अलियार, इसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में समानता है जल भंडार की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं। नदी की लवणता में कमी, भौम जल का प्रदूषण, भौम जल स्तर के नीचे चले जाना और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौम जल का प्रदूषण और भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, ऑप्शन बी केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता करा सकती है और इसका जो सही आंसर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है कि भूमि की कम या शून्य जुताई, ये सही है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये गलत है। और फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित है, तो देखना है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इडुक्की तापीय शक्ति गृह है, ये गलत है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, ये भी सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई किस नहर प्रणाली से होती है, तो त्रिवेणी नहर से। अगला है, निम्नलिखित में कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरपतवार की कमी, ये सही है। मृदा लवणता में कमी, ये बिल्कुल गलत है। और मृदा अपरदन में कमी, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला है कथन एवं कारण। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है और कारण है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांशतः नदियां मौसमी हैं। इनमें से देखना है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कथन भी सही है और कारण भी इसका व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो तवा प्रोजेक्ट है कृष्णा नदी पर, ये सुमेलित नहीं है, जबकि मिदनापुर नहर कंसावती नदी कसई नदी पर है, ये सही है। मेटूर डैम कावेरी नदी पर, यह भी सही है। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर, यह भी सही है। ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से क्या लाभ है, तो इसे देखना है क्या लाभ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मृदा के बह जाने की रोकथाम, ये बिल्कुल सही है। देश के 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, ये गलत है। वर्षा जल संग्रहण तथा भव जलस्तर का पुनर्भरण और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन्म, तो ये भी सही है दोनों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से क्या लाभ है, ये तीनों लाभ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ कार्यक्रम है और एक तरफ मंत्रालय है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सही सुमेलित है, ये देखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, ये नहीं सही है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ये भी नहीं सही है।
वर्षापुरी क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ये भी सही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं संभव है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और इसका सही है जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिलैया बांध कोनार नदी पर, सुमेलित नहीं है, जबकि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर यह सुमेलित है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर यह भी है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर यह भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरियाली योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल प्रबंधन से। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। फसल मत मार दीजिएगा या वन। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति निम्नलिखित में से कौन सा है, और इसमें से सही चुनना है कि मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, या वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। और इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था दृष्टि बुक के इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द लेकर आएंगे। इस पार्ट 2 के साथ ही इंडियन ज्योग्राफी का अभ्यास प्रश्न समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।